Hello everyone, I Utkarsha Singh, Department of Electrical Engineering, NIT Polytechnic Nagpur. Students, today we are going to learn about testing and troubleshooting of transformer. On previous video, you have learned about testing of transformer. In this video, you will be able to learn about troubleshooting chart of transformer. Troubleshooting charge. First trouble is transformer become heating. ट्रांसफार्मर जब ओवर हीट होने लगता है तो उसका क्या रीज़न है? या तो फिर वो ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड है, मतलब जो उसका लोड है, रेटेड लोड क्वांटिटी उससे ज़्यादा वो बढ़ गई है, उससे ओवरलोडेड हो गया है. सेकेंड वन इज़ फेलियर ऑफ कूलिंग सिस्टम. बहुत सारे ऐसे ट्रांसफार्मर होते हैं जिसमें हम एयर, वाटर या ऑयल यूज़ करते हैं एज अ कूलिंग सिस्टम. सो इफ़ इन तीनों में से कोई भी एक में अगर फेलियर हुआ, कोई भी ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें आपने ऑयल यूज़ किया है फॉर कूलिंग सिस्टम एंड इट गेट फेल्ड टू कूल, देन योर ट्रांसफार्मर विल ओवरहीट. हाई एम्बियंट टेम्परेचर. अब आपका ट्रांसफार्मर जहाँ पर भी इंस्टॉल है या जो भी लोकेशन पे वो इंस्टॉल है, उसके आसपास का जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर भी एक लेवल में होना चाहिए. उस हिसाब से अगर उसका टेम्परेचर बढ़ गया तो भी आपका ट्रांसफार्मर जो है वो ओवरहीट होगा. नेक्स्ट इज लो लिक्विड लेवल. लिक्विड लेवल जो है वो मेंटेन होना चाहिए. इट शुड नॉट बी लो, इट शुड बी एट द लेवल सो दैट ट्रांसफार्मर ओवरहीट ना हो. ओवर टेम्परेचर. ओवर टेम्परेचर की कॉजेज क्या क्या हैं? ओवर करंट. रेटेड करंट से ज़्यादा अगर करंट फ्लो हो रही है ट्रांसफार्मर में, देन इट कैन कॉज ओवर टेम्परेचर, ओवर वोल्टेज. इनसफिशिएंट कूलिंग, ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट इट कि अगर इनसफिशिएंट कूलिंग प्रोवाइड नहीं की तो ट्रांसफार्मर बहुत ओवरहीट हो सकता है. लो लिक्विड लेवल. स्लज इन द ट्रांसफार्मर लिक्विड. जो भी लिक्विड ट्रांसफार्मर के अंदर होता है, अगर उसको, क्योंकि बार बार ट्रांसफार्मर के ऑन एंड ऑफ करने से जो भी उसके वाइंडिंग्स या टर्न्स में जो भी केमिकल्स होते हैं वो बाद में इकट्ठा होते होते नीचे लिक्विड लेवल पे स्लज, मतलब जो कीचड़ टाइप का बन जाते हैं, गंदगी जिसे कहते हैं, डस्ट. ठीक है, तो उसको हम स्लज कहते हैं. और अगर वो ज़्यादा अगर वहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया, मतलब इकट्ठा हो गया, तो भी इट कैन कॉज ओवर टेम्परेचर. हाई एम्बियंट टेम्परेचर. शॉर्ट सर्किटेड कोर. जो कोर है ट्रांसफार्मर का, अगर वो शॉर्ट सर्किटेड हो गया, देन इट ऑल्सो कॉज ओवर टेम्परेचर. एक्सेसिव कोर हीटिंग. जो ट्रांसफार्मर का कोर पार्ट होता है, अगर वो एक्सेसिव हीट हो रहा है उसमें, तो क्या रीज़न है? ड्यू टू हाई मैग्नेटाइजिंग करंट. जब हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन हमारा ट्रांसफार्मर में होता है, तब उसमें, क्योंकि वो कैसे होता है, हाई मतलब मैग्नेटाइजिंग करंट के वजह से होता है. तो अगर वहाँ पे हाई मैग्नेटाइजिंग हो रही है, दैट मीन्स देयर विल बी सम मोर लॉसेस इन दैट ट्रांसफार्मर. इसलिए हाई मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो हो रहा है. हिस्ट्रेसिस लॉस वगैरह जो रहते हैं उनके वजह से ये कॉजेस होता है. हाई इनरश करंट. बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट होता है, लेकिन वो बहुत ही हाई वैल्यू, मतलब जो स्मॉल अमाउंट है लेकिन वो बहुत ही, मतलब बहुत ही जीरो से, मतलब आप कंसीडर करो कि बहुत ही कम वैल्यू का करंट होता है, बट वो बहुत ही हाई लेवल का इनरश करंट होता है, जिसके वजह से भी हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो, उसका टेम्परेचर है वो ओवर हो सकता है, या फिर उससे एक्सेसिव ओवर हीटिंग होती है. ट्रांसफार्मर डज नॉट शो आउटपुट वोल्टेज. ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट होता है वो स्टेप अप या स्टेप डाउन रहता है. सो व्हाट आर द रीजंस कि उसमें आउटपुट नहीं दिख रहे? प्राइमरी साइड का जो फ्यूज है, अगर वो ब्लो हो गया है, मतलब खराब हो गया है, जो उसके अंदर में जो एक पतली सी वायर होती है वो टूट गई है, मतलब फ्यूज ब्लो अप हो गया है, या फिर सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो गया है. ये क्यों होता है? जब कोई फॉल्ट आता है तब इस तरह से ट्रिप होता है या ब्लो अप होते हैं. फेलियर ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग. आपकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है, अगर वो फेलियर हो गई है तो वहाँ पे भी हो सकता है. टैप चेंजर एंड लूज कनेक्शन. जो हमारे वाइंडिंग्स टर्न्स के पास टैप चेंजर लगा रहता है टू जस्ट फॉर द टेस्टिंग. अगर टैप चेंजर में कोई प्रॉब्लम है तो भी आउटपुट में प्रॉब्लम हो सकती है. या तो फिर लूज कनेक्शन. वायर कनेक्शन वाइड ओपन. वायर कनेक्शन जो है, अगर वो ओपन रह गए हैं या
किसी वजह से वहाँ पे लूज कनेक्शन है, देन इट ऑल्सो कॉज दैट प्रॉब्लम. इनकरेक्ट सेकेंडरी वोल्टेज मीन्स या तो आपका जो टर्न रेशियो है, जो टर्न हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग में यूज़ करते हैं वो प्रॉपर नहीं है, इसीलिए सेकेंडरी आउटपुट वोल्टेज जो है वो आपका इम्प्रॉपर है. एबनॉर्मल प्राइमरी वोल्टेज. एबनॉर्मल प्राइमरी वोल्टेज ये क्यों होता है? ये तभी होता है जब आपका जो वोल्टेज है या तो इसमें कोई फ्लक्चुएशंस हो रही होती है या फिर आपके ट्रांसफॉर्मर में कोई प्रॉब्लम है, टर्न्स में वगैरह में प्रॉब्लम है. दैट इज़ वाई इट शोज लाइक शॉर्टेड टर्न्स इन द ट्रांसफॉर्मर. अब शॉर्टेड टर्न्स तो अगर हम ट्रांसफॉर्मर को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि जो टर्न्स है हमारी, क्योंकि वो ऑब्वियसली वो एक वाइंडिंग्स हैं, वहाँ पे भी ऐसे इश्यूज हो सकते हैं. तो शॉर्ट हो जाना टर्न के शॉर्ट होने से भी इनकरेक्ट सेकेंडरी वोल्टेज मिलता है. फेज वोल्टेज अनइक्वल. नॉन सिमेट्रिकल वोल्टेज ऑन सेकेंडरी साइड. ऐसा तब होता है जब आपका ट्रांसफॉर्मर की जो लोडिंग है वो इक्वल नहीं है, मतलब बैलेंस नहीं है. जो भी ट्रांसफॉर्मर पे हमने लोड प्रोवाइड किया है वो दैट शुड बी इक्वल, दैट देन इट इफ़ इट इज़ नॉट देन इट कैन कॉज दैट फेज वोल्टेज, क्योंकि हर एक फेज में अलग अलग वोल्टेज की वैल्यू आएगी विच इज़ नॉट अ प्रॉपर थिंग. बिकॉज इससे क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन में लॉसेस बहुत होते हैं, तो इसीलिए. और जो मशीन होती है, जो आपकी ट्रांसफॉर्मर है, वो भी बहुत ज़्यादा ओवर हीट होगी. सिंगल फेजिंग. सिंगल फेजिंग मीन्स कि जो ट्रांसफॉर्मर है उसके जो सारे फेज में सप्लाई नहीं होगी, सिर्फ एक फेज में होगा सिंगल फेजिंग, तो उसके वजह से भी ये फेज वोल्टेज अनइक्वल मिलता है. हाई एक्साइटिंग करंट. यूजुअली हाई एक्साइटिंग करंट आर ड्यू टू शॉर्ट सर्किट. शॉर्ट सर्किट सबको पता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था. और ओपन कोर जॉइंट, जो कोर होता है उसके जॉइंट अगर वो ओपन रह गए हैं, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है मेंटेनेंस के बाद जब हम उसको फिर से असेंबल कर रहे होते हैं तब कभी ना कभी कुछ ना कुछ चीज़ छूट जाती है. ऐसा तब होता है जब इट इज़ अ मिस्टेक, ये मिस्टेक के थ्रू होता है, तो देन इट ऑल्सो कॉज एन फॉल्ट. ट्रांसफॉर्मर बॉडी गिव शॉक. अगर ट्रांसफॉर्मर में कहीं पे भी शॉर्ट हुआ है या फिर कोई इंसुलेशन वायर खराब हो गई है ना, कोई लाइव वायर किसी अदर वायर टैंक वगैरह को टच कर रहा है, देन जो उसका आउटर पार्ट है वो वहाँ पे आपको टच करने से शॉक लगेगा. लो इंसुलेशन रेजिस्टेंस. लो इंसुलेशन रेजिस्टेंस तब होता है जब ऑयल में मॉइस्चर ज़्यादा हो जाता है, तब इंसुलेशन रेजिस्टेंस बहुत लो हो जाता है. एंड ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज जो भी जो शॉक है या जो भी टाइप का फॉल्ट है वो डायरेक्टली क्या होता है, अर्थ होता है. उसका जो इंसुलेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए, थोड़ा हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस होना चाहिए, नहीं तो कैसे इंसुलेशन सारे ब्रेक डाउन हो सकते हैं. वाइंडिंग इंसुलेशन फेलियर. जो वाइंडिंग्स यूज होती है ट्रांसफॉर्मर में उसके इंसुलेशन का फेलियर होने का रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ शॉर्ट सर्किट, lightning, overload, overcurrent condition, and if transformer is containing moisture, मतलब अगर ट्रांसफॉर्मर के ऑयल में या लिक्विड में मॉइस्चर आ गया है तब जाके वाइंडिंग इंसुलेशन फेलियर होती है. या फिर कंटामिनेशन, मतलब बहुत डर्ट एक्यूमुलेट हो गया है वहाँ पे, तब जाके वाइंडिंग इंसुलेशन फेलियर होती है. अनएक्सपेक्टेड वोल्टेज टू अर्थ मेजरमेंट. अर्थ फेलियर ऑन वन फेज. जो हम लोग अर्थ मेजरमेंट, जो आप लोग मेगर का यूज़ करके हम लोग टेस्ट करते हैं अर्थ रेजिस्टेंस वगैरह, तो तब ऐसी प्रॉब्लम तब होती है अनएक्सपेक्टेड वोल्टेज जब कोई भी एक फेस का अर्थिंग जो है वो अगर ख़राब हो गया है, यहाँ पे इसमें फॉल्ट आ रहा है. एक्सटर्नल शॉर्ट सर्किट. इट मे बी ड्यू टू इनसफिशिएंट क्लियरेंस ऑन ओवरहेड लाइन्स, एक्यूमुलेशन ऑफ डस्ट ऑन इंसुलेटर. एक्सटर्नल शॉर्ट सर्किट मतलब जब बुशिंग वगैरह हम यूज़ करते हैं, या आप ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो ट्रांसफॉर्मर के साथ फिर ट्रांसमिशन लाइन कनेक्ट रहता है ताकि सप्लाई उसको यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र किया जाए, तब अगर आपके इंसुलेटर में बहुत ज़्यादा डस्ट एक्यूमुलेट हो गया है या फिर इनसफिशिएंट क्लियरेंस नहीं है ट्रांसमिशन लाइन की, देन इट कैन कॉज एन एक्सटर्नल शॉर्ट सर्किट. लोकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर. ट्रांसफॉर्मर का लोकेशन कहाँ पे होना चाहिए? ठीक है, ट्रांसफॉर्मर का जो लोकेशन है, इंस्टॉलेशन है, वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. दैट इज लोकेशन,
cabling and facility of maintenance. First one is location. Location should be near load center. देखो जब भी देखो जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो बहुत टाइप के होते हैं, रेसिडेंशियल ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर, अलग अलग टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं. तो जो रेसिडेंशियल ट्रांसफार्मर होता है जो कि वो हम अपने घर के आसपास में ही लगाते हैं, तभी जाके जो प्रॉपर हमें वोल्टेज मिलता है. आप लोगों ने देखा होगा हर किसी के घर के पास एक एरिया वाइज ट्रांसफार्मर लगा होता है. एच टाइप के टावर पे एक ट्रांसफार्मर इंस्टॉल किया जाता है ताकि हम उसी से सप्लाई मिलती है ना. वो एक एकदम से डिस्ट्रीब्यूशन लेवल ऑफ ट्रांसफार्मर होता है टू दैट रेसिडेंशियल. और कमर्शियल आप इंडस्ट्रीज वगैरह में देखोगे तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं जो कि यूज़ होता है. हर एक इंडस्ट्री अपनी एक अलग ट्रांसफार्मर यूज़ करती है, जिसका जितना कंजम्पशन है उस हिसाब से भी ट्रांसफार्मर यूज़ होता है. तो इट शुड बी नियर लोड सेंटर. जहाँ पे भी उसका लोड है उसके नियर में होना चाहिए. ईजी एक्सेस फॉर इनकमिंग एंड आउटगोइंग लाइन. ट्रांसफार्मर ऐसा इंस्टॉल होना चाहिए या ऐसी जगह पे होना चाहिए कि ट्रांसमिशन लाइन जो है वो प्रॉपरली उससे कनेक्ट होके, जनरेटिंग स्टेशन से वो कनेक्ट होके प्रॉपरली ट्रांसफार्मर में आएंगे एंड देन फिर अकॉर्डिंग टू इट्स रिक्वायरमेंट स्टेप अप या स्टेप डाउन होके वो लोड के पास जाएगा. तो ईजिली एक्सेस होना चाहिए, ईजी एक्सेस टूवर्ड ट्रांसफार्मर. अभी जैसे आप लोगों ने जो ट्रांसमिशन की जो सिंगल लाइन डायग्राम होती है जिसमें प्राइमरी टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टू प्राइमरी, स्टेप अप स्टेप डाउन होते रहते हैं. तो ईजी एक्सेस टू ट्रांसफार्मर टूवर्ड ट्रांसफार्मर, प्रॉपर एक्सेस होना चाहिए, ईजिली होना चाहिए. कैसे भी देयर शुड बी सफिशिएंट प्लेस ऑल अराउंड द ट्रांसफार्मर एंड ऑल्सो फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन. जो ट्रांसफार्मर हम जब इंस्टॉल करते हैं तब उसको ऐसी जगह पे इंस्टॉल करना चाहिए और ताकि थोड़ा स्पेस देके, क्योंकि वी डोंट नो व्हाट फॉल्ट कैन कम इन दैट ट्रांसफार्मर और इन फ्यूचर मे बी देयर विल बी एन एक्सपेंशन. क्या पता एक्स्ट्रा पैरेलल में आपको ट्रांसफार्मर लगाना पड़े, या फिर आपको वहाँ पे और ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करना पड़े, या फिर उस जगह पे आपको कोई दूसरा ट्रांसफार्मर लगाना पड़े. सो डिपेंड ऑन दैट थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस लेके फिर ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करना चाहिए. ट्रांसफार्मर एरिया शुड बी फ्री फ्रॉम अर्थक्वेक. अर्थक्वेक से फ्री रखना चाहिए, इसीलिए उसकी जो फाउंडेशन होती है वो अर्थक्वेक के अकॉर्डिंगली होती है. ट्रांसफार्मर एरिया शुड हैव अ वेल वेंटिलेशन अवेलेबल. जो वेंटिलेशन होता है ट्रांसफार्मर का वो प्रॉपर होना चाहिए. जो एम्बियंट टेम्परेचर है, सराउंडिंग टेम्परेचर है, वो उस ट्रांसफार्मर के टेम्परेचर के बराबर होना चाहिए. तो उस हिसाब का ट्रांसफार्मर इसलिए यूज़ किया जाता है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर ऑफ द एरिया. केबल, द अंडरग्राउंड केबल शुड बी यूज्ड. ट्रांसफार्मर के जब इंस्टॉलेशंस होती हैं तब अंडरग्राउंड केबल शुड बी प्रेफर्ड. ज़्यादातर अंडरग्राउंड केबल प्रेफर किया जाता है. द केबल शुड बी सिलेक्टेड एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ लोड एंड शुड हैव गुड क्वालिटी. अब बहुत सारे केबल्स होते हैं लेकिन गुड क्वालिटी ऑफ केबल्स ही यूज़ करना चाहिए, बिकॉज ट्रांसफार्मर को सप्लाई कहाँ से लेनी है, मतलब वो कौन से किलो वोल्ट पे या कौन से वोल्टेज पे 440 है, 230 है या उससे ज़्यादा है, 11 kV का है, वो ट्रांसफार्मर कहाँ किससे मतलब रिसीव कर रहा है और फिर किसको दे रहा है ना, सेंड कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आपका ट्रांसफार्मर का केबल भी यूज़ होता है. केबल जो है वो हम लोग वोल्टेज को देख के ही यूज़ करते हैं, क्योंकि उस केबल में भी इतना विथ स्टैंड पावर होना चाहिए कि वो इतना वैल्यू ऑफ वोल्टेज ले सके. इसीलिए अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज वी डिसाइड द केबल. शॉर्ट सर्किट राउट नॉट यूज्ड इन लेइंग ऑफ केबल. जब हम लोग अंडरग्राउंड केबल यूज़ करते हैं तो जो शॉर्ट सर्किट राउट होती है उसको हम लोग यूज़ नहीं करते. केबल जब आप अंडरग्राउंड केबल लेटा रहे होते हो उसको लेइंग बोलते हैं, क्योंकि उसको हम लोग ऐसे पूरा गड्ढा करके लेटाते हैं केबल्स को, तो दैट इज़ वाई कॉल्ड इज लेइंग ऑफ द केबल. और वहाँ पे हम लोग शॉर्ट सर्किट राउट नहीं यूज़ करते हैं. द यूज केबल शुड हैव हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्रिवेंट फ्रॉम ऑब्वियसली जो उसका बाहर का ढांचा होना चाहिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ मतलब केबल का, वो बहुत ही ज़्यादा काफ़ी अच्छा हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ का होना चाहिए. मतलब ही कैन
जो आपका केबल है, जो आपका केबल का मैकेनिकली जो डेवलप्ड है वो बहुत कुछ, क्योंकि जब अंडरग्राउंड केबलिंग होती है तो केबलिंग पे बहुत प्रेशर पड़ता है, रोड बनते हैं, लोग चलते हैं, मतलब काफ़ी। तो अंडरग्राउंड केबल का जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि उस केबल्स में प्रॉब्लम्स ना हो। ईजी एक्सेस फॉर ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन को ईजिली एक्सेस करने वाला केबल यूज़ होना चाहिए। फैसिलिटीज़ फॉर मेंटेनेंस। नाउ मेंटेनेंस कैसे प्रोवाइड करना है? मेंटेनेंस डिपार्टमेंट शुड हैव प्रॉपर मेंटेनेंस शेड्यूल, प्रॉपर शेड्यूल बना के ही मेंटेनेंस प्रोवाइड करनी है। स्किल टेक्नीशियन होने चाहिए, टूल्स एंड टैकर्स होने चाहिए, उसको मेंटेनेंस प्रोवाइड करने चाहिए। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वी डोंट नो कि व्हाट वी नीड ऑन द टाइम ऑफ मेंटेनेंस। आपको नहीं पता होता कि आपको क्या ज़रूरत पड़ सकती है मेंटेनेंस के टाइम पे, इसीलिए जितना भी उससे रिलेटेड सामान हो सकता है वो आपको कैरी करके रखना पड़ता है। दैट इज़ वाई अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल इज़ important. Summary: in this video you have learned about troubleshooting chart of transformer and PO mapping, PO 1, 2, 3, 10 and PSO 1. Next slide will be on unit 5. Thank you.